नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम जो मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ रहे थे उसके पहले भाग में हमने ये देखा कि किस तरह से लेखिका की जो नानी हैं वो बहुत ही आज़ादी को पसंद करने वाली महिला हैं और आज़ादी को लेकर इतना सजग रहने वाली महिला हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी बड़े साहब के फर्मा बरदार से न करके आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले एक नौजवान से की। इतनी देशभक्ति उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई है बच्चों। फिर हमने देखा कि लेखिका की जो नानी हैं उन्होंने अब जब अपनी बेटी की शादी देशभक्त परिवार में किया तो उस परिवार का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर बहू का बहुत सम्मान था। बहू मतलब लेखिका की माँ, उनका बहुत सम्मान था और लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। हालांकि वे अपने किसी भी प्रचलित बहु धर्म का निबाह करने में असमर्थ पाती थीं अपने आप को, लेकिन इसके बाद भी ससुराल में उनकी बड़ी इज्जत थी। इसके पीछे जो सीधा सीधा कारण समझ में आता है, लेखिका ने, मृदुला गर्ग ने 2-3 कारण बताए हैं इसके। पहला ये कि एक तो वो साहिब के घर से थीं, दूसरा ये कि उनकी स्वयं की योग्यता बहुत अच्छी थी, तीसरी बात ये कि वो एक की बात दूसरों पर जाहिर होने नहीं देना चाहती थीं, नहीं होने देती थीं। इस तरह की तमाम बातें थीं जो लेखिका के गुण को बहुत लेखिका की माँ के गुण को बहुत बढ़ा दिया करती थीं और लेखिका की माँ का अपने ससुराल में बहुत सम्मान था। लेखिका की जो दादी हैं वो अपने बहू को बहुत मानती हैं और लेखिका की परदादी तो और भी आगे हैं। वो तो मन्नत मांग देती हैं कि अगर मेरी बहू को पहला बच्चा लड़की हो तो मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। और इस तरह से ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो उनकी जो मन्नत है उसको इस तरह मान लेते हैं कि एक के बाद एक 5 बच्चियां पैदा हो जाती हैं। तो भगवान भी अफरा तफरी में आ जाते हैं दादी को लेकर के। और दादी का ही परदादी का, जिसे लेखिका हमेशा माँ जी कहती हैं, तो परदादी का किस्सा कुछ ऐसा है कि एक चोर से भी उनका नाम जुड़ा है कि एक चोर को उन्होंने बहुत ही सहजता से सुधार दिया और अपना बेटा बना लिया। यहीं पर हमने बात पिछली कक्षा में हमने छोड़ दी थी कि हम अगली कक्षा में इसके बाद बातचीत करेंगे। तो चलिए अब हम आज इस पाठ को वहाँ से आगे बढ़ाते हैं कि परदादी और नामी चोर का किस्सा क्या था। आप सभी किताब निकाल लीजिए और पिछला अभी मैंने आपको पिछली बातें कुछ याद दिला दी, तो इससे एक क्रमबद्धता बन गई कि हम क्या पढ़ते आ रहे थे। अगर आपको कुछ बातें भूल रही हैं तो फिर से आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, कान में ईयरफोन लगा के। देखने की ज़रूरत नहीं है, सुनेंगे भी तो समझ में आ जाएगा। तो अब मैं उससे आगे पढ़ता हूँ बच्चों। फिर हमेशा की तरह कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और जहाँ मैं बताऊँगा कि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है वहाँ आप टिक लगाइए और जल्दी से जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं तो कुछ नोट भी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ। चलिए किताब निकालिए, पन्ना पलट लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 18, पहला पैराग्राफ जो बदला हुआ है वहाँ से। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। बारात में, नकुड़ हवेली है, नकुड़ के लोग थे ये लोग, तो इनके घर के लोग किसी दूसरे गांव गए हुए थे। घर बिल्कुल खाली था, सुनसान था। औरतें सज धज कर रत जगह बना रही थीं। औरतें तो जाती नहीं हैं बारात में, तो औरतें थीं घर में और वो रत जगह कर रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थीं। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थीं। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से खुल गई। हुआ ये था बच्चों की नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द दूसरे गांव में शादी में गए थे, बारात में गए थे। महिलाएं घर में बच गई थीं।
तो हुआ ये कि जब होता ये है कि जब बारात के लिए मर्द निकल जाते हैं तो जो घर की महिलाएं होती हैं वो नाच गाना घर में आयोजित करती हैं, गीत संगीत होता रहता है, रात भर चलता है। बारात में उधर शादी होते रहती है और इधर महिलाएं घर में कार्यक्रम करते रहती हैं। तो वही कुछ नकुड़ की हवेली में हो रहा था। रात को खूब गीत संगीत हो रहा था, ढोलक बजाए जा रहे थे। परदादी को थोड़ा सा ये शोर बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना जो हमेशा उनका जो कमरा हुआ करता था उस कमरे को वो छोड़ दी और उस कमरे से हटकर एक दूसरे कमरे में, थोड़े दूर वाले कमरे में जा कर के सो गई। ठीक है, वो इसलिए सो गई कि उनको शोर, यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि परदादी ने अपना कमरा क्यों बदल दिया था। तो आप बताएंगे, आप इतना जान के रखिए कि चूंकि महिलाओं के नाचने गाने का शोर हो रहा था तो उस शोर से बचकर शांति से सोने के लिए वो एक दूसरे कमरे में चली गई। अब हुआ ये कि बहुत दिनों से एक चोर जो उस इलाके का बहुत नामी चोर था, वो बहुत दिनों से इस ताक में बैठा हुआ था कि बारात के दिन जब सारे लोग चले जाएंगे तो मैं इस घर में चोरी करूँगा। कई दिनों से वो ऐसा सोच लिया था। तो हुआ वही, जब बारात में लोग चले गए तो वो क्या किया कि अपना छेनी हथौड़ी ले करके और इधर जो ढोलक बज रहा था उस ढोलक की आवाज़ से मिलाते हुए वो दीवार में छेद करने लगा। तो जब दीवार में पूरा गोल इतना छेद हो गया कि उसमें से एक आदमी घुस जाए तो वो उसमें से भीतर घुसा छेद करके। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों सेंध लगाना। चोर जब दीवार में गोल छेद बना करके अपने घुसने भर का और उसमें घुसता है तो उस पूरी प्रक्रिया को सेंध लगाना कहते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न उठ सकता है कि सेंध लगाना किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि चोर द्वारा दीवार में एक सुराख करके छेद करके और उसमें से घुसने की प्रक्रिया सेंध लगाना कहलाती है। तो ढोलक खूब जोर जोर से बज रहा था तो चोर जो है उस ढोलक की आवाज़ का फ़ायदा उठा करके और छेद करना शुरू किया और छेद करके, और ये सेंध लगाने वाले इतने माहिर होते हैं कि 10 मिनट के भीतर मोटी से मोटी दीवार को भी छेद देते हैं और पता नहीं चलता है, ठीक ना। तो वो बेचारा चोर जब अंदर घुसा तो वो पहले सोचा था कि भाई ये इस कमरे में तो कोई नहीं होगा, इसी कमरे से मैं सेंध लगा के घुस जाता हूँ घर के भीतर। लेकिन उसको क्या मालूम था कि परदादी जो हैं वो भी शोर से बचने के लिए अपना कमरा छोड़ करके इसी कमरे में आकर के सो रही हैं। बस जैसे ही वो भीतर घुसा, अंदर परदादी सोई हुई थी। ठीक है, तो चोर बेचारा परदादी को पलंग पे सोया हुआ देख के एकदम अकबका गया कि अरे अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, चोर जो है वो भांग खाता था, भांग खाने का बहुत शौकीन था। भांग एक नशा होता है बच्चों, पत्ती होती है, उसको लोग पीस के खाते हैं, उससे नशा होता है। तो उसे भांग खाना नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं भांग छानना। कभी भी भांग खाने वाले व्यक्ति से आप पूछिएगा तो वो बोलेगा कि मैं भांग छानता हूँ, भांग खाता हूँ नहीं बोलेगा। तो छानना शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आप किसी भी तरह के भ्रम में न पड़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी उसका एक जिक्र आएगा, इसकी पहली तैयारी आप कर लीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भांग खाने वाले व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा कि आप भांग का क्या करते हैं, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं भांग को खाता हूँ, वो बोलेगा कि मैं भांग को छानता हूँ। तो जो चोर था बच्चों, अब समझिए मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। जो चोर था वो भी भांग छानता था, एक नंबर का भंगेड़ी था, भांग छानता था। ठीक है, उसने क्या किया था कि अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया था कि उसकी पहचान न हो सके। अभी इन दिनों जैसे कोरोना में हम लोग मुंह पर रुमाल बांध के चलते हैं, मास्क लगा करके, उसी तरह वह भी अपनी नाक पर रुमाल बांध लिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। तो जैसे ही वो सेंध लगा करके कमरे में घुसा तो नाक पर रुमाल बंधी हुई थी, थोड़ा अंधेरा भी था। अचानक बुढ़ापे की नींद थी, परदादी जग गई, और जग गई तो उनको समझ में आ गया कि कमरे में कोई आया हुआ है। तो दादी कुछ नहीं बोली। दादी बोली, ए कौन है, जरा मुझे पानी तो पिलाना, देख वहाँ लोटा रखा हुआ है, पानी पिला। अब तो चोर अकबकाया
कि मैं कैसे पानी पिलाऊं, मैं तो चोर हूँ। तो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा रहा। दादी फिर गरजी परदादी, अरे कौन है, सुनता क्यों नहीं है, लोटे में पानी रखा है, पानी पिला। तो चोर बोला, दादा 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 दादी जी, मामा मैं चोर हूँ, मैं कैसे आपको पानी पिलाऊं। बहुत डरा बेचारा। तो दादी बोली, अरे हुआ करे, चोर हुआ है तो हुआ करे, चोर है तो क्या मुझे पानी नहीं पिला सकता, चल पानी पिला। अब तो चोर बड़ा परेशान, तो लोटे के पास गया तो बोला, दादी लोटे में पानी नहीं है। तो दादी बोली कि जा बगल वाले कुएं से, बाड़ी में कुआं है, वहाँ से पानी ले आ, और सुन, कपड़ा अच्छे से बांधियो और अच्छे से छानियो। तो दादी कहना चाहती थी कि जो कपड़ा बांधा है, लोटे के मुंह पे कपड़ा अच्छे से बांधना और अच्छे से पानी को छानना। तो चोर क्या सोचा कि ये जो मैं मुंह में कपड़ा बांधा हूं और भांग छाना हूं, देखो इसीलिए मैं भांग छानना बता रहा था, भांग छानना मतलब भांग खाना। वो सोचा कि इतने अंधेरे में दादी को कैसे पता लग गया कि मैं मुंह पे कपड़ा बांधा हूं और भांग छाना हूं, जबकि दादी किसके लिए कह रही थी कि लोटे में अच्छे से कपड़ा बांधियो और पानी को अच्छे से छानियो। और चोर क्या सोचा कि मैं जो मुंह पर, नाक पर जो रुमाल बांधा हूं उसके लिए कह रही हैं कि अच्छे से बांधियो और भांग अच्छे से छानियो। अब तो चोर बहुत डरा, सोचा कि, और चोर पहले से जानता था कि दादी का भगवान से थोड़ा वायरलेस वाला संबंध है। भगवान तो ऐसा होता है जैसे कि बगल में ही कहीं उनके रखे हुए हैं, इतना भगवान से उनका करीबी है। तो जरूर ये दादी जी मुझे अंधेरे में भी अपनी दिव्य शक्ति से मुझे देख ली हैं, इसलिए कह रही हैं कि कपड़ा अच्छे से बांध लो और अच्छे से छानना। चोर बहुत डरा, बेचारा पानी लेने गया और वहाँ उसको चौकीदार ने पकड़ लिया। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मिलाओ। अब ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखो, हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह बना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को भी खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। माँ जी मतलब परदादी। माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। मैंने बताया है कि यहाँ से प्रश्न उठेगा। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। चोर पहले से पूरा सोच समझ के उस कमरे में घुसा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। अब उसको क्या मालूम था कि दादी आ जाएंगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। दादी जग गई, बोली, कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बहुत अच्छे से पूछी, कौन है? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर बोला, मैं। ये नहीं बताया कि मैं चोर, बस ये बोला जी मैं। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं? अब चोर अकबकाया, मामा मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे आपको पानी पिलाऊं? चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं कि लोटा खाली था। तब तक माँ जो है हाथ बढ़ा के देख ली थी कि लोटा खाली है। ऐसा कर, माँ ने कहा, ऐसा कर, माँ जी ने मतलब परदादी ने, ऐसा कर, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। देख, कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। तो वो तो कह रही हैं लोटा में कपड़ा बांधने के लिए, पानी छानने के लिए, और ये सोचा कि ये मुझे इतने अंधेरे में भी देख ली हैं कि मेरे मुंह पे कपड़ा बंधा है, तो कह रही हैं कि कपड़ा ठीक से बांधियो। और इसको कैसे पता चला कि मैं भांग खाता हूँ? तो कह रही है कि ठीक से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग? भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भी भांग छानती होगी एकदम यकीन न हुआ।
इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। चोर सोचा ना कि दादी भी भांग छानती हैं, इसीलिए इनको ये सब पता है। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अभी चोर सोच ही रहा था, तब तक दादी बोली, अरे जल्दी करो, पानी लेके आओ, बहुत प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। इतना चोर घबराया कि सच बता दिया कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने एक बहुत ईजी लिया, कहा अरे होगा, चोर होगा तो होगा। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, तू चोर हुआ करे होगा, लेकिन प्यासे को पानी तो पिला। पर देख, मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट हो गया, दादी ने स्पष्ट कर दिया कि लोटे के मुंह पर कपड़ा अच्छे से बांधना, हाथ अच्छे से धो लेना और पानी को अच्छे से छान लेना। अब चोर को समझ में आया कि अच्छा। तो फिर वो अब थोड़ा सा वो आराम से खड़ा हो गया और पूछा, आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो मुझे पिलाएगा? बोलें कि अरे भाई, कह तो रही हूँ कि तुम्हारे हाथ से पी लूँगी पानी, लेकिन हाथ अच्छे से धो लेना, रगड़ कर धो लेना, छान लेना अच्छे से, और तुम्हारे और भगवान के अलावा यहाँ और कौन है? तो चोर फिर एक बार डरा, सोचा आए, मैं हूँ, दादी है, भगवान कहाँ है? भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, जबकि दादी कह रही कि तेरे और भगवान के सिवा यहाँ और कौन है? तो सोचा सही में भगवान यहाँ है, तो और डर गया वो। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं, सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। खूब डरा और कुछ नहीं पूछा, लोटा उठाया, बाड़ी में चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था, और जब पानी भरकर लौट रहा था और पूरे अच्छे से हाथ धोया, पानी छाना, सब कुछ करके लौट रहा था, तब तक चौकीदार उसको पकड़ लिया। चौकीदार उसको पहले ही देख लिया था। बेटा बेचारा किस लायक रह गया। अब देखो, तब माँ जी लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर और चाहे खेती। अब जब क्या हुआ कि चौकीदार जो है वो चोर को पकड़ लिया, तो चोर बेचारा बड़ा घबराया, पानी लेके आया, बोला माँ मैं तो आपके लिए पानी लाया हूँ। तो माँ बोली ठीक है। आधा पानी माँ खुद पी ली और आधा पानी यानी जूठा पानी अपना चोर को पिला दी। और कहीं सुन, जूठा अपने बच्चे को पिलाया जाता है, जूठा अपने बच्चों को खिलाया जाता है, दूसरों को नहीं खिलाया जाता। तो मैं पानी पी ली और मेरा जूठा पानी तू पी लिया, तो आज से तू चोर नहीं है, आज से तू मेरा बच्चा है। अब तू इस घर का बच्चा है, अब तू इस घर में चाहे चोरी कर, चाहे डाका डाल, चाहे जो करना है वो कर। चौकीदार से बोल के उन्होंने चोर को छुड़वा दिया। बोले छोड़ दो चोर को, आज से ये मेरा जूठा पानी पिया, ये मेरा बेटा हो गया, अब ये इसका घर है, अब ये चाहे तो इस घर में चोरी करे या फिर डाका डाले या जो करना है वो करे। अब चोर बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी और जो उस घर में काम करना शुरू किया, खेती बाड़ी संभालना शुरू किया। तो लेखिका मृदुला गर्ग बताती हैं कि वो भी उस चोर को देखी थी। तो इस तरह से बच्चों बड़ी सहजता से, बिना मार पीट के, डांट के, किसी को भी प्यार से समझा कर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसका एक बहुत ही ज्वलंत दृष्टांत है, ये बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है। देखिए आगे मैं पढ़ रहा हूँ। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर और चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। मृदुला बताती हैं कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और बहुत भला मानुस लग रहा था। उसको देख के नहीं लग सकता था कि ये कभी किसी ज़माने में चोरी करता होगा।
तो बच्चों, इस तरह से यहाँ से एक सीख मिलती है, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ मार पीट करके सुधारने की बजाय यदि हम उसका हृदय परिवर्तन करने का सोचें तो व्यक्ति सुधरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद अपने इस शिक्षकीय जीवन में मैंने बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा रहे थे और बहुत ही लड़ाई झगड़े में लगे रहने का सोचते थे, उन बच्चों को मैंने बहुत प्यार से रास्ता दिखाया और वो बच्चे संभल गए। तो सवाल ये है कि आप देखिए, अगर आप प्रेम से किसी को नहीं सुधार सकते तो मार से तो बिल्कुल नहीं सुधार सकते। मार खाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को मार देना, तो वो और ज़्यादा नाराज़ होगा। लेकिन अगर आप किसी को प्यार देते हैं, प्यार से सुधारते हैं किसी को, तो वो शर्मिंदा होगा, उसको लगेगा कि हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो प्रेम से, सहजता से बहुत सुधरने का बहुत चांस होता है, बहुत मौका होता है कि प्रेम से कोई सुधर जाए। डांट कर, बेइज्जती कर, मार कर किसी को मुझे नहीं लगता कि सुधारा जा सकता है। खैर आगे चलिए, मैं आगे पढ़ता हूँ। पाठ बहुत लंबा है, हम लोग थोड़ा सा इसको तेजी से पढ़ेंगे। अब ख़ानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं बहुत अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। दो सनकी बुढ़ियों, मतलब एक परदादी और एक नानी, इन दोनों के बीच में मैं बहुत ज़बरदस्त फंस गई। नानी के कारण देशभक्ति मिली और दादी के कारण क्या मिला? दादी के कारण लड़की होने पर कोई हीन भावना नहीं आई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दादी के घर में लड़कियों को कितनी इज्जत मिल रही है। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि दो बुढ़ियों का, नानी और दादी का लेखिका पर किस तरह का प्रभाव रहा। तो आप कह सकते हैं कि नानी का प्रभाव इस तरह रहा कि लेखिका देशभक्त बनी और दादी का प्रभाव इस तरह रहा कि उन्हें अपने लड़की होने पर कभी कोई हीन भावना महसूस या कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब लेखिका जो है वो मामले को बदलती हैं, अब दूसरे मुद्दे पर आती हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी का जो जश्न है बच्चों, वो इंडिया गेट पे, दिल्ली पे मनाया जा रहा था। तो लेखिका बच्ची थी उस समय और वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन इनको टाइफाइड हुआ था, इसलिए डॉक्टर इनको जाने से मना कर दिया। और ये खूब रोईं, खूब रोईं, खूब रोईं, लेकिन इनके पिताजी इनको जाने नहीं दिए। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। इसलिए चूँकि नाना जी डॉक्टर जो हैं हमारे नाना की तरह थे, इसलिए हमारे पिता जो इतने बड़े देशभक्त थे, वे भी नाना जी की बात यानी डॉक्टर साहब की बात मान गए और मुझे जाने से रोक दिए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। तो क्या हुआ बच्चों की खूब रोई है। अब गुड़िया देकर भी इनको नहीं बहलाया जा सकता था, क्योंकि 9-10 साल की बच्ची गुड़ियों से क्या खेलेगी, और इतनी समझ भी नहीं थी कि बीमारी के बारे में समझ सकें। तो पिताजी ने क्या किया कि एक उपन्यास दे दिया पढ़ने के लिए कि लो इसको पढ़ो, और उस उपन्यास का नाम था ब्रदर्स कारामजोव। ब्रदर्स कारामजोव एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है बच्चों, और इसे फ्योदोर दोस्तोवस्की नामक लेखक ने लिखा था।
हाँ, किताबें पढ़ने का मुझे मिराक मतलब शौक़ मतलब बहुत ज़्यादा लगाव किताबों से, मिराक उसको बोलते हैं बच्चों। तो किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मतलब मुझे शौक़ था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितना समझ पाई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ड-मड्ड हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। इन्होंने ब्रदर्स कारामजो के बारे में बातचीत की है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि ब्रदर्स कारामजो जो उपन्यास है वो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का लिखा हुआ है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की मानवीय मनोभावों को समझने वाले बहुत सफल उपन्यासकार रहे हैं, बहुत ही सफल। अपराध और दंड नामक इनका एक और उपन्यास है जिसमें उन्होंने मानव मन की बारीकियों को, अवसाद को समझा है। अभी आप 9th क्लास में हैं, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। ब्रदर्स कारामजो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसको लेखिका पढ़ी जब उनकी उम्र 9-10 साल की थी और कहती हैं कि ब्रदर्स कारामजो पहली बार पढ़ने पर मुझे कितना समझ में आया ये तो मैं नहीं जानती। और वास्तव में बच्चों, ब्रदर्स कारामजो उपन्यास बहुत कठिन उपन्यास है, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैंने भी ब्रदर्स कारामजो अंग्रेज़ी में है उसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं भी बहुत नहीं समझ पाया हूँ। तो उस 9 साल की बच्ची को कितना समझ में आया, खुद लेखिका भी कह रही हैं कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फिर कहती हैं कि धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मैंने ब्रदर्स कारामजो को कई बार पढ़ा। धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ती चली गई और मैंने कई बार ब्रदर्स कारामजो पढ़ा। और उसमें एक पाठ है जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर आधारित है। वो तो कहती हैं कि मुझे पहली ही बार में समझ में आ गया और वह पाठ याद हो गया। और फिर कहती हैं कि ब्रदर्स कारामजो का उपन्यास का उनके ऊपर इतना असर हुआ कि लेखिका जब बाद में स्वयं अपने चंद उपन्यास लिखती हैं, अपनी कहानियां लिखती हैं, तो ब्रदर्स कारामजो के कई पात्रों को वो अपनाती हैं। ब्रदर्स कारामजो से प्रेरणा लेती हैं कि कैसे लिखा जाए, कैसे मनुष्य के मनोभावों को समझा जाए। तो बच्चों, यहाँ से प्रश्न ज़रूर उठता है। हालांकि अभी तक इसे हम कठिन मानकर छोड़ देते हैं कि पता नहीं बच्चे इस पर क्या कहेंगे, लेकिन आप ज़रूर समझिए कि परीक्षा में अगर पूछा जाए कि ब्रदर्स कारामजो का लेखिका की लेखनी पर क्या असर पड़ा, तो आपको बताना पड़ेगा। आप बताएंगे कि ब्रदर्स कारामजो उपन्यास फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण और महानतम उपन्यास है। और पहली बार में पढ़ने पर तो लेखिका को उसका कुछ भी ABCD समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लेखिका बड़ी होती गई और समझ उनकी बनती गई, उन्होंने इस उपन्यास को अनेक बार पढ़ा और इतना असर पड़ा इनके ऊपर कि बाद की लेखनी पर काफ़ी असर पड़ा। और कुछ कहानियों का और उपन्यासों का नाम ले रही हैं जिस पर कि ब्रदर्स कारामजो के कथानक का और पात्रों का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। देखिए ना, कह रही हैं कि जादू का कालीन उनका नाटक है, फिर नहीं और 3 किलो छोरी ये 2 कहानियां हैं, और कठगुलाब इनका उपन्यास है। इस उपन्यास का, ब्रदर्स कारामजो उपन्यास का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको ना? चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। फिर कह रही हैं कि ये माँ जी का ही प्रताप था, यानी दादी और परदादी का ही प्रताप था कि अपने लड़की होने पर हम हीन भावना से ग्रसित नहीं हुए, है ना। कोई हमारे भीतर कॉम्प्लेक्स नहीं था, हीन भावना नहीं थी कि हम लड़की हैं, क्योंकि दादी और परदादी लड़कियों को बहुत मानती थी, ठीक, और खुद भी बहुत दबंग थी दादी और परदादी। तो जो चारों बहनें हैं मृदुला गर्ग के अलावा, ये जो बहनें हैं वो 5 बहनें हैं, तो मृदुला को छोड़कर बाकी जो 4 बहनें हैं वो भी मृदुला की तरह ही एकदम बढ़िया, बिल्कुल हीन भावना से ग्रसित नहीं थी। कहीं से भी कोई मानसिक परेशानी अपनी लड़की होने को लेकर इनको नहीं थी। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं, और जिस तरह नानी दादी ये सब महिलाओं के समान कमज़ोर नहीं थीं बल्कि लीक से हट के काम करती थीं, वैसे ही हम 4 बहनें, मुझे लेकर 5, हम भी लीक से हट गए और बिल्कुल मजबूती के साथ समाज में अपने आप को प्रस्तुत किए। कहीं से लड़कीपन की कमज़ोरी हमारे भीतर जैसे नानी और दादी में नहीं थी, वैसे ही हमारे भीतर भी नहीं थी। अब देखिए बच्चों, ये जो एक बड़ा पैराग्राफ है, आप देखिए कि पृष्ठ क्रमांक 21 में जो दूसरा पैराग्राफ है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लेखिका अपने सभी बहनों का नाम लेती हैं, तो आपको सभी बहनों का नाम क्रम से याद करना पड़ेगा। देख लीजिए, इसमें पूरे क्रम से बताई हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुला भगत थी। सबसे पहली भगत, मंजुला जैन थी, बाद में भगत से शादी की तो भगत उनका टाइटल हो गया। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुला, लेखिका अवतार हुआ मंजुला भगत, ठीक। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी, है ना। पति का नाम अक्सर शादी होता है, आप देखते हैं हमारे यहाँ तो परंपरा है कि शादी के बाद लड़कियों का जो सरनेम है वो पति के सरनेम से हो जाता है, उपनाम जो है वो पति का जुड़ जाता है। तो पहले वो मंजुला जैन थी और बाद में मंजुला भगत हो गई। दूसरे नंबर पर मैं थी, दूसरे नंबर पर मृदुला गर्ग, ठीक। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। देखिए सबका 2-2 नाम है, मंजुला और रानी। घर का नाम रानी मंजुला और इनका घर का नाम मृदुला का घर का नाम उमा और बाहर का नाम मृदुला। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का प्रचलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। देखिए यहाँ बीच में नारीवाद के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हम लोगों ने अपने सरनेम को जब बदल दिया तो बहुत सारी महिलाएं जो बहुत आधुनिक महिलाएं थीं वो हमारे ऊपर हंसी। देखो इस बात को समझो, लेखिका क्या कह रही हैं। लेखिका कह रही हैं कि जिस समय हम लोग लिखते पढ़ते थे उस समय देश में नया नया नारीवाद शुरू हुआ था। नारीवाद मतलब महिलाओं को मजबूत बनाना। तो जब हमारी शादी हुई और हमने अपना सरनेम बदल लिया, उपनाम बदल लिया, तो नारीवाद का समर्थन जो लोग करते थे वो हम पर नाराज़ हुए कि अरे आप भी नारीवाद का समर्थन करती हैं लेकिन आपने अपना सरनेम क्यों बदला। इस तरह से तो आप फिर मर्दवादी हो गई, आप मर्दों के नाम पर अपना सरनेम बदल रही हैं। आप नारीवादी हैं, आपको महिलाओं की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, आपको अपना सरनेम नहीं बदलना चाहिए।
फिर उदाहरण किसका दिए तो मन्नू भंडारी जी का, क्योंकि मन्नू भंडारी जी ने जब शादी की तो अपना सरनेम नहीं बदला उन्होंने। तो मृदुला गर्ग से भी लोग कहने लगे कि आप लोगों ने क्यों, मंजुला ने भी बदल लिया, आपने भी बदल लिया, क्यों बदल लिया? तो मृदुला गर्ग कहती हैं कि इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बस मैंने यही देखा कि सरनेम बदलने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अपना सरनेम बदल जाने दिया, मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया। फिर आगे कहती हैं कि हम 5 बहनें थीं, पिताजी ने हम सब के 2-2 नाम रखने शुरू किए, मंजुला, रानी, उमा, मृदुला। तो लोग पिताजी से भी काफ़ी मजाक उड़ाए कि ये 5-5 बच्चियां हैं आपकी और उतने में मन नहीं भरा कि सबका 2-2 नाम रखे हैं, मतलब 10 नाम। 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। जो मृदुला से छोटी हैं उनका नाम भी, घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा, चित्रा जैन। अब देखो 6 नाम हो गए, रानी, मंजुला, उमा, मृदुला और गौरी, चित्रा। ठीक, याद रखना बार बार, इसीलिए मैं आप लोगों को नाम याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, वो नहीं लिखती हैं। इन सभी बहनों में चित्रा जो है, जिनका घर का नाम गौरी है, वो लेखिका नहीं बनी। उनका कहना था कि सब लोग लेखिका बन जाएंगे तो फिर कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, इसलिए वो नहीं बनी। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4वीं 5वीं बेटियां हुई तो पिताजी ने इतनी बात ज़माने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा। शुरू की 3 बेटियों का 2-2 नाम रखा, लेकिन तब लोग इतना चमकाए उनको कि क्या 2-2 नाम रखते हो, 10 ठो नाम याद करना पड़ेगा। तो बाद में जो 2 बेटियां पैदा हुईं उनका उन्होंने एक नाम रखा। क्या नाम रखा? रेणु और अचला। ठीक, रेणु और अचला, गौरी और चित्रा, उसके बाद रेणु हुई और रेणु के बाद अचला हुई। इनका एक नाम रहा। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, मतलब तो कुल मिलाकर 6 बच्चे। 5 बहनें और एक राजीव सबसे छोटे थे। राजीव भी बहुत बड़े लेखक हुए आगे चल के। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव, फिर उसमें जा बचे। मतलब चित्रा और रेणु 2 नहीं लिखती थीं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, कई तरह से प्रश्न आ सकता है, समझो इसको। क्रम क्या है बहनों का, इस पर सवाल आ सकता है कि क्या क्रम है। 2-2 नाम वाली कौन कौन है इसमें, एक नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कितने के 2-2 नाम हैं। ठीक, ये भी आ सकता है। फिर पूछेगा कि कौन 2 लोग ऐसे हैं जो लेखक नहीं बने, है ना। तो कौन कौन नहीं बना? जिनका नाम गौरी और चित्रा है वो नहीं बनी, चित्रा, और रेणु और अचला में से रेणु जो है वो लेखिका नहीं बनी। 2 लोग, अचला जो थी वो अंत में वो लिखना शुरू कर दी और राजीव जो थे वो भी लिखना शुरू कर दिए। तो इतना प्रश्न यहाँ से उठता है बच्चों, बहुत ही ध्यान से इस पैराग्राफ को आप समझिए। हाँ, मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव, फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी हैं, मतलब मृदुला से 8 साल छोटी हैं, और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेज़ी में लिखती हैं। अचला अंग्रेज़ी में लिखती हैं, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, और जो राजीव सबसे छोटे हैं वो हिंदी में लिखते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है, कौन कौन हिंदी में लिखता है और कौन अंग्रेज़ी में लिखता है। फिर कहती हैं, पन्ना पलटिए, हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। एक अजीब सी बात है कि कहती हैं कि पूरा ख़ानदान पढ़ता है लेकिन ससुराल में कोई नहीं पढ़ता। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। जो मृदुला गर्ग का ससुराल, अब उनकी माँ का ससुराल का बात भूल जाइए, मृदुला जो लेखिका हैं अपने ससुराल की बात कर रही हैं
कि मुझे मेरे ससुराल में कोई नहीं पढ़ता है। और इस बात को हजम करने में काफ़ी समय लगा। लेखिका जो है वो काफ़ी दुखी रहती थी कि उनके ससुराल में उनको कोई नहीं पढ़ता। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। बाद में मृदुला कहती हैं कि इसका एक फ़ायदा भी है, चलो कोई नहीं पढ़ता तो कम से कम कोई आलोचना तो नहीं करेगा हिंदी की, क्योंकि उस समय देश में नया नया जो बड़े लेखकों के, बड़े घरों के जो लोग थे, बड़े परिवारों के लोग थे, उनमें अंग्रेज़ी का चलन बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों। तो जैसे ही घर में कोई हिंदी में काम करता था तो उनका मजाक उड़ाया जाने लगता था। तो लेखिका के ससुराल में भी यही माहौल था कि वहाँ पर अंग्रेज़ी का माहौल था और लेखिका लिखती थी हिंदी में। इसलिए उनको ये लगा कि चलो मुझे कोई नहीं पढ़ता तो इसका एक फ़ायदा है कि कम से कम कोई हिंदी की आलोचना तो नहीं करेगा यहाँ पे इस अंग्रेज़ी वाले माहौल में। तो यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है बच्चों कि लेखिका को उनके ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था, लेखिका को इसके निम्नलिखित में से कौन से फ़ायदे समझ में आए? 4 विकल्प देगा, उसमें से मान लो कोई 2 सही है, कोई 3 सही है, चारों सही है या कोई 1 सही है। तो इस दृष्टि से आपको पाठ को समझना होगा। तो बच्चों अब घड़ी की सुई आज सामने ही घड़ी है, कह रही है कि बस अब रुक जाइए। तो ठीक है, इसको हम यहीं बंद करते हैं और अब सिर्फ एक कक्षा और मैं लूँगा जिसमें यह पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। प्रश्नोत्तर तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चों पाठ को यहीं पढ़ना हम रोकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं कि खूब मन लगा के पढ़िए। पेपर का स्वरूप बदल गया है, आप देख ही रहे हैं, है ना। पहले आपको लिखने के लिए आता था, अब सिर्फ टिक लगाने के लिए आता है। मतलब ये कि बीच की एक एक पंक्तियों से सवाल बनेंगे, बहुत कठिन हो गया है। बीच की एक एक पंक्तियों से प्रश्न बनेंगे। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूं कि एक एक पंक्तियों को खूब ध्यान से पढ़िए। इसीलिए बार बार बताता हूं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर आपने टिक लगाया है सही जगह 1 नंबर मिल जाएगा, गलत जगह 1 नंबर कट जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। तो यहीं समाप्त करते हैं कक्षा को। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जवाब दिया था, एकदम सही जवाब दिया है आप लोगों ने। वो जो पुरुष हैं वो ससुर हैं और वो जो महिला है वो उनकी बहू है, ठीक है बच्चों। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मेरे पास, अगली कक्षा में कुछ नया सवाल पूछूंगा। नमस्कार।